नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 17 जुलाई के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, और इसके बाद जो लास्ट शिफ्ट हुई थी 18 तारीख को, उसको भी हम देखेंगे। इसके बाद इसके पहले के अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हो। यह हम 2023 में एमपी ग्रुप 4 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि अच्छे रहते हैं, बाकी के तो ऑलमोस्ट जो है वो सिंपल ही देखने को मिलते हैं। फिर भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमें करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन को समझ सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन क्या चल रही है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर सर्च करना @MPGOVGE। ओके, चलिए तो बिना देरी के हम पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आसान सा है। के का मान हमें निकालना है। यहाँ पर देखिए ये के है, तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज लगा हुआ है और ऑफ लगा हुआ है। तो बॉडोमॉस रूल के हिसाब से तो हमें यहाँ पर ये सभी में ऑफ लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 24 इंटू 36 इंटू 45 इक्वल टू 30 इंटू 12 इंटू 9 के। अपॉन में देखिए यहाँ से परसेंटेज हटाओगे तो 100 इंटू 100, और यहाँ पर भी हो जाएगा 100 इंटू 100। ये तो कट जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट के हिसाब से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 4 और ये 6 है, 6 चौक 24 होता है 4, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। 0 से 0 तो ये कट रहा है, तो ठीक है, हम इसे वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 12 तिया 36 हो जाएगा, 3 से 3 तक 9। ठीक है, और 3 8 24। ठीक है, 3 8 24, और ये कितना है हमारा, यहाँ पर हमारा 30 बचा है ना। तो 3 से इसे काट सकता हूँ, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 10 बचा है यहाँ पर। तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, और ये 4 बार चला जाएगा, तो 12 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 12 जो है वो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 29 इंटू 34 माइनस का अपॉन में 7 है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे हम। देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 9 चौक 36, 6 आ रहा है, यानी एक बचेगा लास्ट में। और 7 से हम एक कहाँ पर देख सकते हैं, 7 पंजा 35, 9 7 63, 7 7 दूना 14। कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है, 25 हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ये 4 है, और यहाँ पर ये 9, 9 चौक 36, 6 आ रहा है। ठीक है, गड़बड़ तो कहीं नहीं हुआ है। चलिए एक बार हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं इसको। 29 इंटू 34, तो ये हो जाएगा हमारा 0, 9 तिया 27, 2 3 दूनी 6, 2 8, 9 चौक 36, 3, और ये कितना 4 बचा है ना। ठीक है, हाँ, 4 दूना 8, 9 10 11, 6 8 9, और 25 इसमें माइनस करोगे 169 हो जाएगा। 9 6 1 अपन में 7, तो 7 एकम 7, 7 में 7 21, 7 या 21, 21, यहाँ पर 5 बचेगा। तो अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है। हाँ, अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर देखिए ये अप्रोक्स लिखा हुआ है, तभी वो कट नहीं रहा है। तो 51 बचा है, तो 749, 137 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि ये पूरा कट नहीं रहा है। तो क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखते हुए थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका भी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर के का मान हमें निकालना है, और मूलों का गुणनफल हमें दिया हुआ है 4। ठीक है, मूलों का गुणनफल हमें दिया है 4। मूलों का गुणनफल हमारा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ठीक है, जोड़ क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है, ये सी अपॉन ए हो जाता है। ठीक है, तो ये मूलों का गुणनफल, अल्फा और बीटा जो रहते हैं ये मूल रहते हैं।
तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 5a और प्लस के, और इस 10 को मैं इधर ले लेता हूँ क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है वो द्विघाती समीकरण में कुछ ऐसा बन जाएगा। तो हमें पता है गुणनफल हमारा कितना है, 4 है। सी की वैल्यू यहाँ से हमारी ये वाली रहेगी और ए की वैल्यू ए स्क्वायर का गुणनफल रहता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी की वैल्यू हमारी क्या है, के माइनस 10 अपॉन में ए का ए स्क्वायर का गुणनफल 1 है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमें क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो माइनस का 4 दिया हुआ है हमें, और यहाँ से के माइनस 10, तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। आंसर आ जाएगा इसका ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर 13.33 हानि पर बेचता है, तो वास्तविक हानि क्या हो, वास्तविक हानि जो है वो क्या रहने वाली है, वो पूछा गया है। देखिए अगर मैं सेलिंग प्राइस 100 मान लेता हूँ, ठीक है, 100 मान लेता हूँ, और लॉस हमारा कितना हो रहा है, 13.33%, तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 100 प्लस 13.3, तो ये हो जाएगा 133/133.3। क्योंकि अब आप सोचिए कि इतनी हमारी कॉस्ट प्राइस है, इतनी की हानि हो रही है, तो जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस हमारी इतनी हो जाएगी। बस इतना सा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या होती है, हमारी कॉस्ट प्राइस होती है एसपी प्लस लॉस, लॉस, ठीक है, तो लॉस, तो वही मैंने किया है, यहाँ पर एसपी है, ये लॉस है। अब हम लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं आराम से। लॉस हमारा कितना है, 13.33, सीपी हमारी कितनी है, यानी कॉस्ट प्राइस 133.33 इंटू, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 11.76% जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, श्रमिकों की तुलना में ऊर्जा के त्रिज्यखंड कितना होगा, त्रिज्यखंड यानी यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, ठीक है, इसके तुलना में श्रमिक, श्रमिक हमारे श्रम यानी ये वाला 15, और ऊर्जा हमारा है लाल वाला, ठीक है, तो 15 और 25, तो हम इसको माइनस ही कर देते हैं ना सीधा पहले, क्योंकि कितना अधिक है, तो 25 माइनस 15 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब 10 आ गया है, और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, ये तो अभी परसेंटेज में है, इसको हमें करना है, यहाँ पर आप देख रहे हो थीटा, तो 18/5 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 36 डिग्री, 36 डिग्री, डी ऑप्शन हो जाएगा। कभी भी याद रख लेना, अगर आपको यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर बात की जाए तो एंगल दिया हुआ है, तो हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, ठीक है, परसेंटेज में, तो आपको क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर परसेंटेज दिया हुआ है और आपको किस में, एंगल में कन्वर्ट करना है, ये एंगल का साइन होता है ना, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखिए जो हमारा ये पूरा इसका जो कौन रहेगा, एंगल रहेगा, वो 360 डिग्री रहता है, ये बड़ा है, और 100% जो है ये छोटा है परसेंटेज। भाई कोई भी वैल्यू परसेंटेज में 100% रहती है, इससे ज़्यादा तो होती नहीं है, तो 100% है। तो कभी भी आपको एंगल से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 5/18 यानी छोटी संख्या से आपको मल्टीप्लाई करना है, 5/18, और हमें एंगल में बनाना है तो 18/5 कर देना है, तो ये बड़ी है, ठीक है, तो ऐसे करके याद रख सकते हो, बाकी आप जैसे भी याद रखना चाहो। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि कुल 312 को 100 लड़कियां और लड़कों के बीच विभाजित किया जाता है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक महिलाओं को 3.6 और प्रत्येक पुरुष को ना यहाँ पर मिल रहा है 1.2 प्राप्त हुआ है। तो सभी में लड़कों की संख्या हमसे पूछी गई कि लड़कों की संख्या क्या होगी, ठीक है? तो देखिए मैं मान लेता हूँ कि लड़कों की संख्या जो है वो n है, ठीक है, बॉयज़ कितने हैं, x मान लेता हूँ,
तो बाकी के जो बचे हुई लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, गर्ल्स, ये गर्ल्स 100 माइनस एक्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है, 100 माइनस एक्स, क्योंकि 100 लड़की लड़कियां दोनों मिला के 100 है ना। तो एक्स इंटू बॉयज़, प्रत्येक बॉयज़ को कितना मिल रहा है, 1.2 मिल रहा है, प्लस 3.6 ये महिलाओं को यानी लड़कियों को मिल रहा है, और इनकी संख्या कितनी है, 100 माइनस एक्स, इक्वल टू कर दूंगा 300 के बराबर। भाई इनको जितना मिल रहा है लड़की लड़कियों का, वो योग जो है वो 312 के बराबर ही तो होगा। बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है, तो हो जाएगा 1.2x प्लस 360 माइनस 3.6x इज इक्वल टू 312। इसको माइनस करोगे तो ये तो हो जाएगा हमारा, ये माइनस का 2.4x, और 360 इधर जाएगा तो ये भी माइनस का ही हो जाएगा, ये बचेगा कितना, 48 बचेगा। तो ये दशमलव हटाओ, यहाँ से 0, माइनस से माइनस, 24 दूना 48, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20। तो हमें पूछा क्या गया था, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या एक्स मानी थी और एक्स की वैल्यू हमारी 20 है, तो आंसर आ जाएगा इसका डी ऑप्शन। वहीं लड़कियों की संख्या पूछा जाता तो 80 हो जाती, 100 में से एक्स माइनस कर देते तो 80 लड़कियों की संख्या। अगला क्वेश्चन, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें बताने का है नहीं है, तो इसे आप ही सॉल्व करके नहीं कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेना, फिर इससे डिवाइड कर देना, और फिर इससे डिवाइड कर देना, और फिर 8 का ये स्क्वायर है तो इसको 64 को इसमें जोड़ देना, बस इतना सा करना है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी सिंपल सा ही है। यहाँ पर देखिए ए से भाग दे देता हूँ मैं, तो ए, ये 6a है, तो ए से डिवाइड तो ये 6 बचेगा, प्लस सॉरी माइनस ये 4a हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 6 माइनस 4b प्लस 6 माइनस 4c इक्वल टू 0 है। तो देखिए ये 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 ये हो रहा है, और माइनस 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसको इधर ले लेता हूँ, ये माइनस का 18 हो जाएगा, इसको यहाँ से इसे हटा के नहीं, अभी एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, माइनस का 4 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू माइनस का 18, ये काटो आप यहाँ से, तो ये 18/4 यानी ये हो जाएगा 9/2 है आंसर में, आंसर ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये कॉमन ले लिया है मैंने यहाँ से, ये माइनस का 4, ये माइनस का 4 ये वाला, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा बाकी का बचा हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यदि दो संख्याओं का अनुपात 9:13 है, उनका महत्तम समावर्तक 9 है, तो इन दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। सिंपल सा है, अगर हमें HCF 19 दिया हुआ है तो बस LCM हमें निकालना है, दो संख्याओं का अनुपात हमें दिया हुआ है, तो कभी भी कोई भी संख्या होती है उसका अगर आप HCF निकालते हो तो उन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी जो कॉमन संख्या होती है वही हमें HCF होता है कि नहीं होता। तो इन दोनों संख्याओं में देखा जाए तो 19 कॉमन है, तो एक संख्या जो रहेगी मान लो x, तो 9 इंटू 19 हो जाएगी, और y वाली जो रहेगी 13 इंटू 19 हो जाएगी। इसका हमें LCM ले लेना है दोनों का, तो 9 इंटू 19 इंटू 13, यही तो LCM आएगा। तो नंबर 81 और 3, यानी 3 यूनिट डिजिट आ रहा है। अब ये तो होगी नहीं क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है, इतना नहीं आएगा, तो ये भी नहीं हो सकती, आंसर आ जाएगा हमारा 2223। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि रोहन प्रत्येक डिब्बे में 4 या 5 सेब पैक करता है तो उसके पास 2 सेब बचते हैं। यदि वह प्रत्येक डिब्बे में 8 और 8 या 9 सेब पैक करता है तो भी उसे 2 सेब बचते हैं, तो उसके पास सेबों की संख्या कितनी है। तो इसमें आपको सीधा सीधा सा देखिए, रोहन के पास कितना, 4 या 5 करता है तो 2 बच रहे हैं, और 8 या 9 करता है तब भी 2 बच रहे हैं। तो हमें करना क्या है, 4 5 8 9 इन सब का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ऑफ 4 5 8 9 और +2 कर देना है, तो हमें सेबों की संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ से इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए 4 8 कॉमन आ जाएगा इसमें, फिर 5 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, +2 40 9 चौक 36 362 हो जाएगा इसका आंसर। आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन।
इसमें भी सिंपल ही है, ये 2 की पावर 6 है। सबसे पहले हमें क्या करना रहता है ऐसे क्वेश्चनों में, जो रूट में सबसे अंदर होती है उसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 6 है तो इसको हमें 2 की पावर 3 निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए 2 की पावर 3 निकल आया तो यहाँ पर 2 की पावर -5 है, 2 की पावर -5 इंटू 2 की पावर 3। तो दोनों के जो है ये सेम है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। अब ये माइनस है तो जाहिर सी बात है 2 की पावर ये कितना बचेगा, -2 बचेगा, ठीक है। -2 बचेगा तो इसको जब बाहर लोगे रूट से तो ये क्या बचेगा, 1/2, 1/2, क्योंकि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं रूट में +2, ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई नीचे ले लिया तो 1/2 बचा। अब यहाँ पर आप देखिए ये हमारा बचा है 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 है ये, और इंटू 1/2 है, तो ये 3 बचेगा क्या, नहीं बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ पर भी ये 3 ही है, तो 3 है और 3 है, तो 2 ही हमारा आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो त्रिभुजों के आधार का अनुपात दिया हुआ है x/y, जबकि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है a/b, तो उनकी संगत भुजाओं संगत ऊंचाई का अनुपात हमें बताना है, क्या होगा। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चनों में देखिए हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का जो है वो a/b, क्षेत्रफल a/b रहेगा, और x/y, बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो जो हाइट रहती है, एल्टीट्यूड, ये वाला, ठीक है, तो इसको हमें सीधा सीधा सा अब सॉल्व कर लेना है। यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, ay/bx, इतना जो है वो ये h1 और h2, इनका जो है वो अनुपात हमें देखने को मिलेगा, संगत भुजाओं का अनुपात। तो यही रहता है अनुपात दरअसल यहाँ पर, तो ये ay/bx, बस इतना रहता है, आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शांत जल में एक मोटर की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि मोटर धारा की दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा 80 किलोमीटर दूरी 1 घंटा 20 मिनट में तय करती है, तो वह इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब अगेंस्ट, ठीक है, दिशा में कितनी देर में तय कर लेगी, ये हमसे पूछा गया। तो शांत जल में मोटर की चाल हमारी कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 80 किलोमीटर। तो एक काम करते हैं, मोटर बोट धारा की दिशा में इतना चल रही है, धारा की दिशा में, तो ये कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो इसको हमें 80, इसको देखिए 1 घंटा को हम 20 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3, यानी ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो इतनी दूरी इतने में, तो स्पीड हम निकाल देंगे यहाँ से, स्पीड 4/3, तो ये ऊपर पहुँचेगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, यानी 60 किलोमीटर बराबर हो जाएगा, ठीक है? ये धारा की दिशा में है, ये धारा की दिशा में, क्योंकि धारा की दिशा में ही तो हमने ये निकाली है स्पीड, धारा की दिशा में। तो हमारी जो स्पीड है किसकी, धारा की, यानी स्ट्रीम, उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। देखिए मोटर की स्पीड तो हमें पता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये हमें धारा की दिशा में मिल गई, तो 60 - 45 करूँगा तो हमें धारा की दिशा पता पड़ जाएगी, तो जो कि 15 किलोमीटर बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो हमें निकालना है प्रतिकूल, यानी हमें 80 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में कन्वर्ट निकालना है, तो 80 बटा मोटर की स्पीड कितनी है 45 और धारा की है 15, तो 80 बटा ये कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। तो बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 8/3 यानी 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये टाइम हमने निकाला है, टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर क्या होता है, टाइम होता है, तो 2 घंटे, और यहाँ पर कितना बचेगा, 3 दूनी 6, 2/3, यानी 60 से मैं इसे करूँगा तो ये 2 बार जाएगा, यानी 40 मिनट हो जाएगा, 40 मिनट।
2 घंटे 40 मिनट जो है वो आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पी और क्यू एक साथ चलना शुरू करते हैं। एक बिंदु ए से बी तक, दूसरा बिंदु बी से ए की ओर जाती है। पी की गति क्यू की गति का 6/5 है। यदि क्यू को पार करने के बाद पी को बी तक पहुंचने में 2 = 1/3 घंटे लगता है, तो पी को पार करने के बाद क्यू को ए तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये हमसे जो है वो पूछा गया है। भाई कितना टाइम जो है वो लगेगा इसको। ठीक है, देखो तो एक काम कर सकते हैं इसको हम कि कितना टाइम लगेगा। ए और बी एक साथ चलना शुरू कर लेते हैं। तो बिंदु है यहाँ से यहाँ तक, ये ए है, ये बी है। ठीक है, ये ए है और ये बी हमने यहाँ पर मान लिया है। अब डिस्टेंस हमें इसकी पता नहीं है, लेकिन हमें दोनों की गति पता है कि गति जो है वो क्या रहने वाली है। इन दोनों की गति हमारी क्या है, 6/5 है। 6/5 है। तो एक फॉर्मूला होता है स्पीड, पी की स्पीड और क्यू की स्पीड बराबर होता है टी की क्यू का टाइम अपॉन पी का टाइम। देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो इन्वर्सली जो रहेगा वो, अगर डिस्टेंस सेम है तो एस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा हमेशा, ये आपको बहुत हेल्प पाएगी। हमें पी और क्यू की स्पीड का ये हमें दे दिया गया है, तो यहाँ से हम सीधा सीधा 6/5 रख सकते हैं इक्वल टू, और इसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमें निकालना क्या है, क्यू का निकालना है टाइम, तो क्यू टी अपॉन, और ये कितना है यहाँ पर देखिए पहुँचने में कितना लग रहा है पी को, 1/2 है, तो इसको हम 5/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 5/2 स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा 36/25 इक्वल टू पी क्यू, और इंटू ये हमारा इधर पहुंच जाएगा। तो एक काम करते हैं, इधर ही मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इधर ही कर दूंगा, तो ये 5/2 ये हो जाएगा इंटू टी, 5×25, और ये हो जाएगा 18×2 = 36। तो ये कितना हो जाएगा, 3×5 = 15। तो मैं इसको इधर ले लेता हूँ। ठीक, 18/5 को आप करोगे 5×3 = 15, फिर कितना बचा यहाँ पर, 3/5 इंटू 60 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 15×4 = 60 यानी 12, यानी 3 घंटे 12 मिनट इसका आंसर आ। सही है ना, 5×1 = 5, 5×2 = 10 से 12, 12×3 = 36 आएगा ना, 12×3 = 36, 36 मिनट, 3 घंटे 36 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी इसे 12 दिन में कर सकता है। वे 3 दिन तक एक साथ काम करते हैं। ठीक है, 3 दिन तक जो है वो काम करते हैं, फिर बी काम छोड़ देता है और अगले 2 दिन के लिए ए अकेला काम करता है। इसके बाद सी जुड़ता है और काम 2 दिन में पूरा हो जाता है। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देगा, ये हमसे जो है वो पूछा गया है। तो देखिए, ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, टोटल वर्क अगर देखा जाए तो 60, यानी ए की क्षमता आ जाएगी, ये टोटल वर्क हो गया, ए की क्षमता आ जाएगी 6 और बी की क्षमता आ जाएगी 5। दोनों मिलके जो है वो 3 दिन तक काम करते हैं। तो 3 दिन में वो कितना काम करेंगे, क्षमता उनकी ए प्लस बी, 6+5 × 3 यानी 33 जो है वो ये काम कर चुके हैं, 33 यूनिट। ठीक है, 33 यूनिट काम कर चुके हैं। ओके एंड अब बाकी का जो है वो क्या होता है कि बी काम छोड़ देता है, अगले 2 दिन ए अकेला काम करता है। तो ए अकेला काम करेगा 2 दिनों तक, तो 6 × 2 कर दूंगा तो ये 12 हो जाएगा। भाई
क्षमता तो एक ही 6 है, तो 2 दिन में कितना यूनिट काम कर लेगा, 12 कर लेगा। इन दोनों को जोड़ दो, 45 हो रहा है, यानी इतना काम जो है वो कर चुका है ए और बी दोनों मिलके, और ए अकेले ने 12 काम किया है तो 45 हो जाएगा। तो शेष काम कितना बचा, 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 बचा है, 15 बचा हुआ है। अब वो क्या होता है, एक अकेला काम करता है, इसके बाद सी जुड़ जाता है और 2 दिन में पूरा काम खत्म कर देते हैं। सी जुड़ गया है तो मैं इसको एक काम और कर सकता हूँ, 2 दिन तक। भाई 2 दिन तो ए ने अकेला काम किया है, 2 दिन और उसने काम किया है, 2 दिन और उसने काम किया है, तो मतलब 2 दिन में और उसने काम किया है, तो जाहिर सी बात है 4 दिन काम किया है भाई। 2 दिन तो अकेला काम किया है और 2 दिन जो है वो सी के साथ जुड़ के काम किया है, मतलब 4 दिन जो है वो उसने काम किया है। तो मैं क्या करता हूँ, 4 दिन का निकाल लेता हूँ इसका, ये हो जाएगा 24, 24 हो जाएगा। अब ये कितना बचा हमारा, 57, तो 60 में से मैं 57 माइनस कर देता हूँ, थोड़ा और आसान हो, ये 3 बचा। तो इतना यूनिट जो है वो ये काम बचा हुआ है, 3 यूनिट काम बचा हुआ है। अब ज्ञात करें कि सी कितने दिन में जो है वो काम खत्म कर देगा सी। तो इसको हम, अब देखिए 3 यूनिट बचा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये काम किसने किया होगा, सी ने काम किया होगा, और सी ने काम किया होगा। तो सी की क्षमता हम मान लेते हैं, सी की क्षमता एक्स मान लेता हूँ मैं, तो एक्स मान लेता हूँ, यहाँ पर सी की क्षमता जो है वो एक्स हमने मान ली है। तो 2x इज इक्वल टू 3। भाई 2 दिन तक काम किया होगा ना सी ने, क्योंकि ए और सी ने मिलके जो है वो 2 दिन में काम खत्म किया है, तो सी ने, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। तो हमारी जो क्षमता है दरअसल वो सी की कितनी है, 3/2 है। अब हमें क्षमता मिल गई, टोटल वर्क हमें पता है कि 60 है, सी 60/3 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3×6, यानी 40 दिन में जो है वो काम खत्म कर देगा सी। आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 28 संख्याओं का औसत 18×6 है। जब n संख्या जोड़ी जाती है तो औसत में 1.4 की वृद्धि हो जाती है। यदि n संख्याओं का औसत 24.9 है तो n संख्या हमें बतानी है कि जो n है वो कितनी हो जाएगा। ठीक है, n जो है वो कितना हो जाएगा, तो आसान सा है, 28 इंटू 18.6, ये टोटल प्लस 24.9, ये n संख्याओं का औसत है, तो इंटू n इक्वल टू वृद्धि हो रही है कितनी, अगर मैं n संख्या जोड़ता हूँ तो औसत में वृद्धि हो रही है कितने की, 1.4 की। तो ये कितना हो जाएगा, 18.6 में 1.4 जोड़ोगे तो ये 20 हो जाएगा, और संख्या कितनी है, 28 प्लस n। ठीक है, बस अब हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 520.8 प्लस 24 इंटू 9 n इक्वल टू, ये हो जाएगा 560 प्लस 20n। माइनस करोगे तो यहाँ से तो बचेगा ये 4.9 n इक्वल टू, इसको इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2 और 0.9, 39.2 आ जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे तो 2 है यूनिट डिजिट, 8 नंबर 72, 8 8 चौक 32 और 7 9, तो ये 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, तो हमारी संख्या जो है वो n 8 हो जाएगी। आंसर आ जाएगा इसका डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका आंसर आ। ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसमें कुछ अलग से ऐसा कुछ बताने को है नहीं है, मुझे लगता है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। हमें x का मान इन दोनों के मध्य होगा, तो बस आपको सॉरी k का मान, तो k की वैल्यू यहाँ से आपको निकालनी पड़ेगी। देखिए मैं थोड़ा सा इसको सिंपल कर लेता हूँ, 7×14 15, 15/7 प्लस 4/7 इंटू, ये कितना हो जाएगा, 5 तो 7, 7/5 इंटू 7 21, 22 23 24 25, 25/7। ठीक है, इसको काट देंगे,
और 5 से काट देते हैं। ठीक है, ये कोष्टक में, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये 60 और 6×5 300/49 ये हो जाएगा, है ना। और इसको, ये पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5/50 यानी 1/10 ये हो जाएगा। ठीक है, इंटू, इनको सॉल्व करेंगे 1/5 इंटू 5×10 14/5 ये हो जाएगा, इक्वल टू 1 - k। बस इतना सा आपको अब सॉल्व कर लेना है, इनको सॉल्व कर लेना और देखना है कि इसकी जो वैल्यू है वो किसके बीच में है, कि 0.6 0.7 के बीच में है, 0.07 या 0.08 के बीच में है। ठीक है, तो इतना तो आप कर सकते हो, ये हमें कर लेना है। ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसे भी मैं नहीं बताने वाला, आप इसको कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि साधारण ब्याज पर स्वयं की 10 गुनी हो जाती है यदि ब्याज समय अवधि वर्षों में है, संख्यात्मक रूप से ब्याज की दर के बराबर है। ब्याज की दर के बराबर है, तो हमें क्या बताना है, वार्षिक दर हमें बताना है क्या होगा। वार्षिक दर हमें बताना है क्या होगा। तो देखिए साधारण ब्याज, धनराशि साधारण ब्याज पर स्वयं की 10 गुना हो जाती है। भाई हमने मान ली कि कोई राशि x है और अमाउंट जो हो रहा है वो 10 गुना हो रहा है, तो 10x हो जाए। ठीक है, और क्या होता है, समय अवधि संख्यात्मक रूप से ब्याज दर के बराबर है, यानी जो समय है वो किसके बराबर है, रेट के बराबर। तो हमें अब ब्याज दर बताना है, तो अमाउंट बराबर होता है क्या, साधारण ब्याज की बात की जा रही है तो अमाउंट बराबर होता है P/1 + RT/100। कितना होता है, अमाउंट हमारा 10x है, इक्वल टू Px है, 1 + R और T दोनों बराबर हैं, तो एक काम कर सकते हैं, इनको x मान सकते हैं। तो x दोनों में रखोगे तो ये x² हो जाएगा अपॉन 100। ठीक है, तो x तो हमने माना ही है, ये बाई मान लेते हैं। ठीक है, बाई, तो 10 इक्वल टू ये हो जाएगा 100 प्लस 22² अपॉन में 100। तो ये हो जाएगा 1000 माइनस का 100 इक्वल टू 22²। तो ये तो 900 हो जाएगा, है ना। 22² की वैल्यू 900 के बराबर है, तो बाई की वैल्यू यहाँ से 30 आ जाएगी, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 30%। ओके, 30% जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, 30%। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बर्तन ए में 60% दूध के साथ 8 लीटर दूध का घोल है। बर्तन बी में 70% दूध के साथ 6 लीटर दूध का घोल है और बर्तन सी में 90% दूध के साथ 10 लीटर दूध का घोल है। सभी को बर्तन डी में डाला जाता है, तो बर्तन डी में दूध का औसत ज्ञात करना है हमें, क्या होगा दूध का औसत। तो सबसे पहले हमें जो है वो निकाल लेते हैं भाई, 8 लीटर में 60% दूध है, प्लस 6 70/100 प्लस 90 10 लीटर है ना, 10 × 90/100। ये ए बी और सी, इस सभी का हम योग तो निकालेंगे। तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा हमारा, जीरो कट जाएंगे, 48 यानी 4 पॉइंट ये हो जाएगा, प्लस 4.2 ये हो जाएगा, प्लस 9 ये हो जाएगा। तो इन सबको जोड़ोगे 9 4 13 13 4 17 और ये 18 लीटर हो जाएगा, 18 लीटर हो गया। अगर हम टोटल वैल्यू देखें, टोटल वैल्यू अगर देखा जाए तो 8 + 6 + 10, भाई ये 8 लीटर था, ये 6 लीटर था, ये 10 लीटर था, देखा जाए तो ये कितना हो रहा है हमारा, 24 लीटर हो रहा है। बस अब हम आसानी से निकाल सकते हैं परसेंटेज में। हमारा जो दूध है वो 18 लीटर है, बटा 24 टोटल है, इंटू 100 करोगे तो यहाँ से हमारा 75 परसेंटेज आ जाएगा, यानी 7.7। ये परसेंटेज में हमें नहीं निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, 0.75 लीटर हो जाएगा। आंसर आ जाएगा इसका डी ऑप्शन।
डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई, एक वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई 800 मीटर है। विराट और अमरीश ट्रैक पर एक ही बिंदु से प्रारंभ करके विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। विराट को 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 मिनट, जबकि अमरीश को उतनी ही दूरी तय करने में 9 मिनट लगते हैं। वे 90 मिनट तक दौड़ते रहते हैं। कितनी बार उन्होंने एक दूसरे को पार किया हुआ है। एक बात याद रख लेना, यहाँ पर 1 किलोमीटर की दूरी तय की है 12 मिनट में, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो विराट की स्पीड क्या हो जाएगी, विराट की स्पीड भाई 1 किलोमीटर यानी 100 मीटर 12 मिनट में, तो ये कितना हो रहा है हमारा 250/3 हो जाएगा। और जो अमरीश है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 1000 बटा ये कितने में 9 मिनट में, ठीक है 9 मिनट में। तो इसको हम इतना ही रख सकते हैं। तो रिलेटिव स्पीड दोनों की कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड होता है दोनों का योग करके, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी हमारी 250 प्लस 250/3 प्लस 1000/9। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे 9 तो नीचे आएगा, 3 25 75 यानी ये हो जाएगा 1750 हो जाएगा मीटर मिनट, ठीक है 1750 हो जाएगा ये 1750। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो कितनी बार मिल सकती हैं ये कितने में 90 मिनट में, 90 मिनट तक तो ये दौड़ती हैं, 90 मिनट दौड़ते हैं। अब ये तो हमने 1000 के हिसाब से निकाली, हमें 800 के हिसाब से निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे 800 मीटर में हम 1750 इंटू 9 कर देंगे भाई, इसका डिवाइड कर देंगे हम रिलेटिव स्पीड का। तो ये आप जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, ये मीटर में कट जाएगा 10, ये 0 हटाओ, 5 से इसे काट दूंगा, 5 एकन 5, 5 6 30, 5 ये 15, 5 7 35 है ना, 15 55 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 9 144, 144/35 मिनट हो जाएगा। अब हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, तो कितनी बार मिल जाएगा 90 मिनट में, तो कितनी बार मिलेगा है ना, यहाँ पर हम नंबर ऑफ मीटिंग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 90 90 मिनट में 90 मिनट, और इससे हम डिवाइड करेंगे 144 इंटू 35। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, थोड़ा दशमलव में वैल्यू आएगी, तो हम अप्रोक्स मानेंगे ना, मिलना कितना है, ठीक है मिलना कितना है, तो 9 से काट सकता हूँ क्या, ये हो जाएगा हमारा, देखो कितना हो जाएगा 0 9 5 45 4 9 चौक 36 9 30 27 28 29 31 31/144। तो एक बार तो जाएगा ही जाएगा, सॉरी एक बार क्यों जाएगा, 2 बार चला जाएगा ना, 228 288, और ये तो ज़्यादा है 315 है, तो 2 बार जाएगा, ठीक है 2 बार जाएगा। 315 में से 288 घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर 0 है, 2 ये बचेगा, 27 बचेगा, और ये 0, तो एक बार और चला जाएगा यानी 21 टाइम हो जाएगा, तो 21 टाइम्स जो है वो एक दूसरे को पार कर जाए, आंसर आ जाएगा इसका 21, अप्रॉक्स वैल्यू हमें निकालने की। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें क्या करना है, अपरिमेय संख्या इन रैशनल नंबर जो रहती हैं वो हमें बताना है कौन सा होगा इन रैशनल नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सबसे पहले ऐसे ऑप्शन देखना है जो छोटे हों, हमें सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है ना, और क्या पता वही ऑप्शन हमें मिल जाए। देखिए ये थोड़ा बड़ा है, ये भी बड़ा लग रहा है, ये थोड़ा आसान लग रहा है हमें, √45 और इनका गुणनफल होना चाहिए, ठीक है, तो ये 15 3 और 15 5, तो भाई ये रूट है, ये भी रूट है, ये गुणनफल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है रूट, तो 15 तो बाहर आ जाएगा लेकिन 3 और 5 बाहर नहीं आएंगे, तो ये 15, ठीक है, तो ये हमारा इनरेशनल अपरिमेय संख्या है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा। बाकी के इन सब के आप सॉल्व करोगे,
जैसे कि चलो मैं सी ऑप्शन ले लेता हूँ। देखिए ये 42 है, तो 7 इंटू 7 छेंगे 42 कर सकता हूँ। और ये कितना है 168 है, तो इसको तोड़ूंगा तो 8 दूना 16, 8 एक 8 है। और ये हो जाएगा 7 गुणा 3, और ये कितना है हमारा 7 इंटू 3 इंटू 2 कर सकता हूँ मैं इसको, कर सकता हूँ। और 8 ये है, ये वाला 8, ये 2 है, यहाँ 2 है। तो देखिए 3 बार आ जाएगा, 8 दूना 16 यानी ये 4 यहाँ से बाहर आ जाएगा, और 7 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 7 यहाँ पे था ना, ये 7 के 21, ये वाला भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला भी बाहर आ जाएगा, तो ये भी नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें जो है वो अपरिमेय परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, जो पूरी तरीके से इंटीजर नंबर हो, 5, 7, 6, और जैसे मैं कहूँ ये वाली है √5 है, तो ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका रूट जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा। आंसर आ जाएगा इसका डी ऑप्शन। तो ये थे दोस्तों 17 जुलाई के सभी प्रश्न। ओके, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। बाकी आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन आता है उस पर क्लिक कर देना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो को मिस नहीं कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी लोग पूछ रहे थे, जैसे असिस्टेंट ग्रेड 3 होगी, IT ऑपरेटर होगी, इनका काम क्या होता है, तो उस पर भी मैं जल्दी आपको वीडियो बता दूंगा, क्योंकि मैं खुद IT ऑपरेटर हूँ। तो और बाकी के और भी मेरे डिपार्टमेंट में जो है असिस्टेंट ग्रेड 3 हैं, तो इनमें अंतर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि असिस्टेंट ग्रेड 3 होती है जो 1900 ग्रेड पे की रहती है, और IT ऑपरेटर जो रहती है ये 2400 ग्रेड पे की रहती है। ठीक है, और बाकी वर्क में भी अंतर रहता है, तो वो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के जो है वो आपको बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।